हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर प्रिया। जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था उसका मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगी आज फिर से। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे मेंशन करें या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। बाकी मैं आगे वीडियोस डालूँगी तो उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो देरी ना करते हुए आगे का मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। वैसे मैंने पढ़ाया था कूटी में प्रवेश करने की विधि। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। मैंने शायद ये भी पढ़ा दिया था कि संशोधन औषधों से संशोधन कराने के बाद हम रसायन और वाजीकरण का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो संशोधन औषध हमारे पास है कौन कौन से। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम किस किस चीज़ों से व्यक्ति को संशोधित करा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है हरित की नाम चूर्णानी सेंधव आम्ल की गुड़म वचा विडंग रजनी पिपली विश्व भेषजम पिबेत उष्णाम अम्बूनाम जंतु स्नेह श्वेदो उपपादिते तेन शुद्ध शरीराय कृत संसर्जनाय च त्रिरात्रकम यावकम दद्यात् पंचाह वापि सर्पिषाम सप्ताहं वा पुराणश्च यावत् उद्देश्यस्तु वर्चसः शुद्धकोष्ठं तु तं ज्ञात्वा रसायनम् उपचारेत् वयः प्रकृति सात्मज्ञो यौगिकं यस्य यत् भवेत्। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हरितकी है, हरितकी का चूर्ण है जो कि काफ़ी अच्छा विरेचक है। तो मतलब ये संशोधन तो कराता ही है। हरितकी का चूर्ण है, सेंधव है, आंवला है, गुड़ है, वचा है, विडंग है और रजनी है। ठीक है, पिपली है, रजनी है, बेसिकली हम हल्दी को बोलते हैं। पिपली है, विश्व भेषजम है। ठीक है, यानी कि सॉल्ट है। ठीक है, पिबेत उष्ण अम्बुनाम, इनको पीना चाहिए किससे, उष्ण अम्बु यानी कि गर्म जल से। ठीक है, और स्नेह श्वेद उत्पादित है, यानी कि स्नेहन श्वेदन करने के बाद, यानी कि ये जो जितने भी संशोधित औषधि द्रव्य हैं इनको हम कब यूज़ करेंगे, जब हम स्नेहन श्वेदन कर लेंगे। तेन शुद्ध शरीराय कृत संसर्जनाय च, यानी कि शुद्ध शरीर करने के बाद में ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जब पुरुष का शरीर शुद्ध हो जाए उसके बाद में हमको क्या करना है, त्रिरात्रकम यावकम दद्यात् पंचाहम वापि सर्पिषाम। अब इसमें ये बोल रहा है कि आपको जब आपने संशोधन करा लिया, बेसिकली हम शुरू में क्या करते हैं, स्नेहन करते हैं, फिर श्वेदन करते हैं, फिर वमन विरेचन करते हैं, देन उसके बाद में बस्ती है ना, मतलब वमन विरेचन के बाद में मोस्टली हम करते क्या है, संशोधन करते हैं, संसर्जन कर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अब हमने संशोधन करा लिया, किससे की करवाया, हरित की चूर्ण से, आंवला से, विडंग से, वचा से, पिपली से, विश्व भेषज से, सेंधव से, आंवले से, गुड़ से, इन सब से हमने एक बार शुद्ध करा दिया। अब हम क्या करेंगे, उनको लेंगे कैसे, गर्म जल से। ठीक है, 1 तोला की मात्रा में। ठीक है, अब शुद्ध हो गया शरीर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, संसर्जन कर्म कराना है। तो संसर्जन में सबसे पहले ये बोल रखा है कि त्रिरात्रकम यावकम, यानी कि हमको 3 रात्रि, ठीक है, क्या पिलाना है, यवागु पिलाना है या जो भी है। ठीक है, यवागु वगैरह हमको खाने को देना है। तो हम कितने दिन तक कर सकते हैं, तो वो बोल रहा है कि त्रिरात्रिकम यावकम, यानी कि त्रिरात्रि यानी 3 रात्रि करना है हमको। किसका, हीन व्यक्ति वाले का, जो एकदम हीन शुद्धि वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, हीन शुद्धि वाले व्यक्ति को 3 दिन तक कराना है। पंचहम मध्य शुद्धि वाले को 5 रात्रि तक, 5 दिन तक कराना है। और 7 दिन तक हमको एकदम जो उत्तम शुद्धि वाले व्यक्ति है उसको क्या कराना है, घृत से संस्कृत पुराने जो कि यवागु। देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि जब इस हरितक्यादि चूर्ण से रसायन से भी पुरुष का शरीर शुद्ध हो जाए और वह पेय विलेपी आदि संसर्जन कर्म को पूर्ण रूप से पालन कर ले, तब हीन शुद्धि वाले व्यक्ति को 3 दिन तक, मध्य शुद्धि वाले को 5 दिन तक और उत्तम शुद्धि वाले व्यक्ति को 7 दिन तक घृत से संस्कृत पुराने जो कि यवागु खाने को देना है। ठीक है,
जब तक पुराने मल की शुद्धि ना हो जाए तब तक उसको यवागु का सेवन कराते रहना। पुराने मल की शुद्धि होने पर वह प्रकृति और किस व्यक्ति के लिए क्या साथ में जाने वाले वेद रसायन से व्यक्ति के कोष को शुद्ध जानकर जिस व्यक्ति के लिए जो रसायन उपयुक्त समझे उस रसायन का प्रयोग। देखो हम इसमें जितना टाइम नहीं देंगे, ठीक है, हमको सिर्फ ये मतलब है कि हमें उसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा और हमको याद क्या करना है, ठीक है। संशोधन द्रव्य आपको पता है, ठीक है, कैसे लेना है ये आपको पता है। फिर उसके बाद में 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें क्या आती है? 3 चीज़ें आती है। एक तो होता है उत्तम शुद्धि वाले व्यक्ति, एक आता है हमारे पास मध्य शुद्धि वाला, एक होता है हमारे पास हीन शुद्धि वाला। तो संशोधन कर्म में किस व्यक्ति को कितने दिन तक हमको यवागु देनी है? तो उत्तम शुद्धि वाले को 7 दिन तक, मध्य को 5 दिन तक और हीन को 3 दिन तक। बस इतना याद करना, उसके अलावा हमको कुछ याद नहीं करना, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारे पास में हरितकी के क्या गुण हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरितकी के गुण नॉर्मली या क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हरितकी से पूछी जाती है क्योंकि हरितकी बेस्ड है ना, पथ्य है, इसीलिए हरितकी पथ्य नाम अगले में हम पढ़ेंगे। देखिए हरितकी के गुण। हरितकी पंचरस उष्ण अम्ल लवणाम शिवाम दोषानुलोमिनी लघवी विद्यात दीपनीय पाचनी आयुष्याम पौष्टिकीम धन्याम वैस स्थापनी पराम सर्वरोग परश्मनि बुद्धि इंद्रिय बल प्रदाम कुष्ठम गुल्म उदावर्तम शोषम पांडवामय मदम अशांसी ग्रहणी दोषम पुराणम विषम ज्वरम हृदरोगम सशीष शिरोरोगम अतिसारम अरोचकम कासम प्रमेह अनहम प्लीहानाम उद्रम नवम कफ प्रसेकम वैश्वर्यम विवर्ण्यम कामलाम क्रमेम श्वयतु तमकम छर्दि क्लेब्यम अंग अवसाधनम श्रोतो विबंधना विविधानाम प्रलेपम हृदय उरसो स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जय शीघ्रम हरितकी। क्या है इसमें हरितकी के बारे में हमको क्या लिखा हुआ? देखो हरितकी जो होती है उसमें 5 रस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? मधुर अम्लवण कटु तिकसार, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हरितकी में लवण रस नहीं होता है, ठीक है। उष्ण अम्ल उष्णाम अलवणाम शिवाम। अलवणाम का मतलब क्या है कि उसमें लवण जो होता है एब्सेंट होता है, ठीक है। हरितकी में लवण रस नहीं होता है। और किस किस में नहीं होता है? ऊपर मैंने लिख भी रखा है कि MAH। मध्य में, आम्लकी में और हरितकी में, इन तीनों में लवण रस नहीं होता है। एक बार फिर से कि लवण रस किस में नहीं होता है? MAH। ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए। मध्य, आम्लकी और हरितकी, इन तीनों में लवण रस नहीं होता है। आगे देखिए शिवाम। शिवाम का मतलब कि जो हरितकी होता है वो शिवाम होता है, मतलब कल्याणकारी होता है, कल्याण करने वाला होता है, कल्याणप्रद होता है। दोषानुलोमनी यानी कि क्या करती है? हरितकी दोषों का अनुलोमन करती है, ठीक है। लघवी लघु होती है, विद्यात दीपनीय पाचनी और दीपन पाचन करने वाली होती है। तो देखो अगर आपको ये लाइन ये कोटेशन दे दे तो आपको पहचानना होगा ना कि कौन सी औषधि के बारे में लिखा है या कौन सी हरित के बारे में लिखा है, आम्लकी के बारे में लिखा है, विभीतकी के बारे में लिखा है, किसके बारे में लिखा है, भल्लातक के बारे में लिखा है, बहुत सारे जो भी रसायन हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हमको ये याद करना पड़ेगा कि हरितकी जो होता है वो दोषों का अनुलोमन करती है, लघु होती है और दीपन और पाचन कराती है। मोस्टली आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में हरड़ का चूर्ण लेते हैं, विरेचन के लिए भी करते हैं, भूख लगने के लिए भी करते हैं, पच जाए खाना उसके लिए भी करते हैं। तो ये तो आपको नॉर्मली पता होगा कि ये दोषों का अनुलोमन करती है, लघु होती है और दीपन पाचन भी करती है। उसके बाद में आयुष्याम पोस्ट की धन्याम वैसे स्थापनी प्राप्त सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या? वयसः स्थापनी पराम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये क्या होती है? वय स्थापन करती है। यानी वय यानी बेसिकली वय मतलब होता है एज, ठीक है। तो उत्तम एज इसमें एजेड नहीं होते लोग, जल्दी बुढ़े नहीं होते, कहते हैं ना। तो वयसः स्थापनी पराम यानी कि उत्तम वय स्थापन है, ठीक है। जो मैंने ग्रीन पेन से या ग्रीन मार्कर से जो भी टिक रखा है आपको वो याद करना है, वो करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। सर्वरोग प्रशमनी
बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम, यानी कि सभी रोगों को क्या करती है, शमन करती है। बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम, बुद्धि इंद्रिय को बल प्रदान करने वाली है। देखो सर्व रोग प्रशमन, यानी कि सभी रोगों का नाश करती है और बुद्धि इंद्रिय को बल प्रदान करती है। उसके बाद में देखो डिजीज़ तो काफ़ी सारी है, कुष्ठ है, गुल्म है, उदावृत है, शोष है, पांडु है, ये सभी में हर की काम में आती है। आपको क्या याद रखना, अर्शांसी ग्रहणी दोषम पुराणम विषम ज्वरम, यानी कि अर्श में सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि विरेचन कराना होता है अर्श में। अर्श में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन वालों को अर्श होता है, अगर हम कॉन्स्टिपेशन रहेंगे तो उसमें अर्श में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमको उत्तम विरेचक औषधि, मतलब विरेचन वाली औषधि के लिए ईजीली हमारा मर्ज बाहर निकल जाए, तो उसके लिए हरित की देते हैं। ग्रहणी दोष, ग्रहणी दोष में क्या होता है, कभी हमारा कभी आम रहता है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से ग्रहणी, कभी कच्चा मल होता है, कभी पक्व मल होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन होता है, तो ग्रहणी दोष में हमारी अग्नि जो होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, ठीक है, तो उसमें हम हरित की देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दीपन पाचन कराती है। पुराण विषम ज्वर, यानी विषम ज्वर में भी ये काफ़ी अच्छा लाभदायक होता है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है कि ये वाला टॉपिक देखो, कामलाम क्रमीण। कामला में आपको पता है कामला तो विरेचन है, कामला में विरेचन करवाता है और विरेचन हरित करवाती है, ठीक है। कामला और कृमि रोगों में ये बेस्ट है। फिर लास्ट में आओ, लास्ट में आपको लिखा हुआ होगा स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्रम हरित की। स्मरण शक्ति बुद्धि के व्यामोह को हरित के शीघ्र ही दूर करती है, यानी हरित की जो होती है स्मृति बुद्धि की जो भी मोह है उसको जल्दी से जल्दी क्या करती है, दूर करती है। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो देखो वापस से देखते हैं हरित की क्या गुण है कि हरित में मंच रस होते हैं लवण रस को छोड़कर। हरित की दोषों का अनुलोमन कराती है, दीपन पाचन कराती है, लघु होती है, दोषों का अनुलोमन, ठीक है। फिर उसके बाद में हरित की जो होती है वह स्थापनी पराम होती है। फिर उसके बाद में क्या करती है, ये जो भी हमारी इंद्रिय है उसको बल प्रदान करती है, सभी रोगों का नाश करती है। कौन सी डिजीज़ में काम में आती है, मोस्टली मतलब जो डिजीज़ एग्ज़ाम लायक है तो अशांति हो गया, ग्रहणी दोष हो गया, पुराण विषम ज्वर हो गया और कामला क्रमी हो गया। उसके बाद में हल्की अगर आती है स्मृति बुद्धि व्यामोह च जयेत शीघ्रम। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना हरित के बारे में और उसके बाद में लिखते जाना, क्योंकि इसमें क्रॉस मैचिंग भी आ जाती है कभी कभी। हाँ तो आगे नीचे देखो कि देखो आम्लकम वय स्थापनम, हरित के वय स्थापन है, हरित क्या वय स्थापनी पराम है, ठीक है। और ओनली फॉर अगर आपको उसमें दे दिया जाए वय स्थापना कौन है, वो आंवला है। उसके बाद में आपको ये याद करना है, ये रटना है कि हरितके का सेवन हम किन व्यक्ति को नहीं करा सकते हैं। ये बेसिकली MTR है, आपको रटना है। अजीर्ण रुक्ष गुजो, अजीर्ण मतलब जो अजीर्ण के रोगी होते हैं, अजीर्ण मतलब आप समझते हैं अजीर्ण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, अजीर्ण के टाइप्स पढ़े होंगे, आम अजीर्ण, विष्टप्ता अजीर्ण, रसशेष अजीर्ण, अजीर्ण नहीं, अजीर्ण मतलब एक तरीके से हम अजीर्ण के टॉपिक बाद में छेड़ेंगे, लेकिन अजीर्ण में बेसिकली अग्नि से रिलेटेड है, उदर का है ये रोग है, ठीक है, और इसमें अग्नि की समस्या है और कुछ नहीं है। तो ये टॉपिक आप बाद में, मतलब एक्चुअली आप ये याद रखो कि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, बस अजीर्ण में डाइजेशन की समस्या है। रुक्ष भुज मतलब जो रूखा भोजन करता है, जो सूखा भोजन करता है। स्त्री मध्य विष्कर्षिता, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मैथुन करता है, बहुत ज़्यादा मदिरा पान करता है, ठीक है, और हो गया विष का सेवन करता है, ठीक है। और जो व्यक्ति भूख प्यास और गर्मी से पीड़ित है, सेवेर अन्न अभ्या अमृत, ठीक है, और श्रुत विष्णु अर्दिताश्य, उन व्यक्ति को हृदय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मली हमें किस मतलब किस डिजीज़ में या हमको क्या हो रखा है कि उस टाइम हम हरित का सेवन नहीं कर सकते,
तो ये है हमारे पास अजीर्ण हो गया, वृक्षभुज हो गया, स्त्री मध्य विष्कर्षिता हो गया और श्रुत तृष्णा अर्दिताश। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में हमें हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास है कि आंवले की गुण और कर्म क्या है। आंवले के गुण कर्म में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हरित क्या वीर्य शेतु विप्रिय, जो हरित की है, ठीक है, उसका जो वीर्य है उसके जस्ट अपोजिट होता है आंवला। आंवला का वीर्य, गुण कर्म दोनों का सेम है, आंवले का और हरित की का गुण और कर्म दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन वीर्य जो है हरित की पोटेंशियल अलग होती है आंवले की। आंवला ठंडा करता है, आपको पता होगा ना, आंवला ठंड करता है, शीत करता है, हरित की गर्म करता है, ठीक है। उसकी पोटेंशियल कैसे होती है, गर्म होती है, उष्ण होती है, जबकि आंवले की पोटेंशियल क्या होती है, शीत होती है। उसके बाद में हम देखते हैं, जैसे इसमें आगे लिखा हुआ भी है, पढ़ने में। ये छोड़ो, ये कोई गम्मा नहीं है, इसको भी आप रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद में इसमें से ये आ सकता है कि हिमालय उत्पन्न औषधि श्रेष्ठ है, औषधि नाम पराम भूमि हिमवांच शेर उत्तमम, मतलब उत्तम जहाँ से हम औषधि कलेक्ट करते हैं तो वो स्थान के बारे में बताएगा कि जो उत्तम है वो हिमालय पर रहता है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है प्रथम ब्रह्म रसायन। प्रथम ब्रह्म रसायन हम पढ़ेंगे। प्रथम ब्रह्म रसायन, देखो मैं इतना पूरा कोटेशन पढ़ने के लिए नहीं बैठूंगी, मतलब आपको एक रेट लगाना है। देखो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनमें थोड़ा वो रहता है कि हाँ मैम पढ़ दो ना, ये कर देना, वो कर देना। फाइनल ईयर के बच्चे भी थोड़ा समझदार हो जाते हैं। उसके बाद में इंटर के बाद में तो आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, एक गाइडेंस आपको मिल जाती है कि हमें अगर आपको AIPD के अनुसार पढ़ना है तो आपको पता है पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा सिलेबस है, उसको हम कवर नहीं कर सकते अगर हम पूरा पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, बस टाइम ही खराब होगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ओवर ब्रॉड नॉलेज ज़रूरत है तो वो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ AIPD के अनुसार हम पढ़ाऊँगी, शॉर्ट चीज़ें, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मस्ट है वही सब चीज़ें, ठीक है। इसमें जो ग्रीन है पहले आप उसको कॉपी में हाईलाइट कर लीजिए, जो भी नोटबुक आपके पास है संहिता की उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको पढ़ाती हूँ। प्रथम ब्रह्म रसायन में है, उसमें देखो पंचमूल है, हरित की सहस्त्रम जो त्रिगुणात्मक नमक। मैं एक बार हिंदी बेसिकली बता दी क्योंकि इसमें होता क्या क्या है। देखो प्रथम ब्रह्म रसायन है, उसमें काफ़ी पंचमूल होता है। अब आप 5 पंचमूल कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें 5 पंचमूल कौन कौन से हैं। पहला है लघु पंचमूल, ठीक है, लघु पंचमूल। दूसरा है बृहद पंचमूल, ठीक है। तीसरा है हमारे पास पुनर्नवादी पंचमूल। चौथा है हमारे पास जीवनीय पंचमूल और पांचवा हमारे पास में तृण पंचमूल, जिसको हम शराधी पंचमूल भी बोलते हैं। देखो बेटा, मैंने बता तो दिया 5 पंचमूल कौन से, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, शराधी पंचमूल, पुनर्नवादी पंचमूल। ये 5 प्रकार के पंचमूल हैं। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी आपको पढ़ना है। वो DG में पढ़ सकते हो या मैं आपको अभी यहाँ पे लिखा हुआ भी और वैसे भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। लघु पंचमूल में क्या आता है, बृहद पंचमूल में क्या आता है, पुनर्नवादी पंचमूल में क्या आता है, जीवनीय पंचमूल में क्या आता है और शराधी पंचमूल में क्या आता है। पहले हम यही देख लेते हैं कि इन 5 पंचमूल में कौन कौन सी ड्रग्स हैं। सबसे पहले देखते हैं लघु पंचमूल। नॉर्मली हम चीज़ें देखते हैं ना वो ऐसे देखते हैं, शाल पढ़ने, पृष्ठ पढ़ने, बृहति कटकारी, ठीक है, और गोघरू, ये हम लोग यही पढ़ते हैं ना, ठीक है। छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शाल पढ़नी, कृष्ण पढ़नी, बृहति, कंठकारी और गोघरू, ठीक है। और इसमें नॉर्मली बताया गया है विदारी गंगा, जिसको हम शाल पढ़नी बोलते हैं, सरीवन भी बोलते हैं, बृहति जिसे वनमंटा बोलते हैं, कृष्णपर्णी जिसे पिठीवन बोलते हैं, निदिग्ता जिसे बटकटिया बोलते हैं और गोघरू, ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है बृहद पंचमूल।
बिल्व, अग्निमंथ, पाटला, शोनाग, गंबारी। ठीक है, बिल्व, अग्निमंथ जिसे अरणी और गनियार बोलते हैं, शोनाग यानी सोना पाटल, काश्मरी यानी गंबारी और पाटला यानी पाटल। फिर उसके बाद में हमारे पास है पुनर्नवादी पंचमूल। सॉरी, पुनर्नवादी पंचमूल में क्या आता है? पुनर्नवा आता है, शूर्पपर्णी, शूर्पपर्णी में 2 आता है, क्या? मोदकपर्णी और माशपर्णी। ठीक है, मोदकपर्णी मतलब मूंग, माशपर्णी मतलब उड़द। बला, बरियरा, एरंड की जड़। ठीक है, हो गया ना 5। पुनर्नवा हो गया, शूर्पपर्णी में 2 है, माशपर्णी और मोदकपर्णी, बला है और एरंड है। फिर उसके बाद में हमारे पास है जीवनीय पंचमूल। उसमें आएगा जीवक, निष्पक, मेधा, मेधा, जीवंती और शतावरी। जीवक, निष्पक, मेधा, जीवंती और शतावरी, जीवनीय पंचमूल। इससे रिलेटेड कुछ कुछ मिलता जुलता और भी है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। जो 4th चैप्टर है, ये तो चलिए ऐसे पहले वाला षडाश्रुति है, उसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास है तृण पंचमूल। तृण पंचमूल में नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं बताइए आप, किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कुश, काश, नल, दर्भ और कांड इक्षु। कांड इक्षु यानी इक्षुमूल सेम है, नेम सिनोनिम्स इसमें डाल रखा है और कुछ नहीं है। सरपत, ठीक है, इक्षुमूल, इसको नॉर्मली कुश भी बोलते हैं, सरपत को। ठीक है, दर्भ, काश और शालीधान का मूल। ये हो गया हमारे पास 5 पंचमूल। ठीक है, अब उसमें है कि हमको हरित की कितनी लेनी है। ठीक है, हरित की देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जाता है बेसिकली कि प्रथम ब्रह्म रसायन में हरित की कितनी है ना। तो देखो हरित की फल जो है इसमें 1000 है और आंवला का फल है ना 3000 है, 1:3 है। हरित की और आंवला, हरित की है 1000 और आंवला है 3000। इसमें से यही लिखा हुआ है ना, हरित की सहस्रम चतुर्गुणात्मक आंवला, 3 गुना जैसे इसका आंवला है। फिर उसके बाद में है पंचगुण फूलानाम कल्पयते, सात्यम 10 गुण अम्बसे। ठीक है, शीत, देखो ये जो लिखा है ना 10 गुण अम्बसे, 10 गुना पानी डालना है। फिर शीतोपला सहस्रम चूर्णितम तुल्याधिकम, ये मिश्री वगैरह है वो कितना है, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको एक सेकंड। ठीक है, मिश्री कितनी है 1100 कल। ठीक है, देखो ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, आज तक ये चीज़ें पूछी भी नहीं गई है। हम सिर्फ इसमें नॉर्मली जो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कोचिंग क्लास वाले हमको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ाने के लिए या फिर जो भी है उसके लिए कौन वेला बैठा है कि आपको इतने अच्छे क्वेश्चन ना देखे कि वह स्थापनी पराम, वह स्थापना नाम, वह स्थापनी जो है वो क्वेश्चन छोड़ के आपको ये पूछेंगे कि प्रथम ब्रह्म रसायन बताओ कि मिश्री कितनी है, तेल कितना लिया था आपने, घी कितना लिया था, ये सब चीज़ें नहीं पूछते हैं। ठीक है, आपको याद तो मिश्री जो है वो 1100 कल है, तिल का तेल 2 आड़क है, गो का घृत जो है हमारे पास में वो 3 आड़क मिलाना है। ठीक है, देखो इतना याद करने से कोई मतलब नहीं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लगा लेना, तेलस्य आड़कम तत्रु दध्यात्रेणी सर्वेशम। हाँ, आपको अगर नंबर अच्छे लाना है ऑनलाइन कोचिंग क्लास में तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो देंगे क्वेश्चंस देते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर है उसके बाद में हाँ ये जरूर याद करना कि साध्य उदुम्बर पात्र, उदुम्बर यानी क्या होता है, तांबे का पात्र, तो उसमें पकाना है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि प्रथम ब्रह्म रसायन में कौन सा पात्र लेना चाहिए, तांबे का पात्र लेना चाहिए। ठीक है, शूद्र प्रमाणम स्नेह अर्धम तत् सर्व हृदभाजनम,
वो तो मैंने बताया था कि इसमें जो शूद्र है, ठीक है, उसका कितना वो है, तो आप देख लेना। जैसे इसमें तिल का तिल 2 आड़क है, ठीक है, गो का घृत 3 आड़क है, ठीक है। फिर उसके बाद पे ये बोल रहा है कि स्नेह घृत और तेल के आधे भाग 2.5 आड़क आपको मधु मिलाना है, यानी जितना आपने स्नेह लिया और जितना आपने घी लिया, ठीक है, उसका आधे भाग, ठीक है, समझ रहे हो। दोनों को मिला के उसका आधा कर दो ना, 2 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है ना, तो 2.5 आड़क मधु मिलाना है। दोनों को ऐड करके लिखो ना। शूद्र प्रमाणम स्नेह अर्धम, क्या बोल रहा है वो, शूद्र के प्रमाण का और स्नेह का आधा, दोनों को ऐड करके, ठीक है। उसके बाद में जो जितना बचता है आधा 2.5 होता है ना, उसका आधा आपको मधु मिलाना है, बस इतना ही है। फिर उसके बाद में है या न रुंध्यात आहार एकम मात्राम जरा प्रति वेखानस बाल खिल्या चान्य तपोधनाम वित्त तंद्रा क्लम श्वासा निर आतंका समाहिता मेधा स्मृति बल अचिरात्रम तपोधनाम दीर्घम आयु वय अग्रिम कामा श्रेष्ठान समश्रुति। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमें इतनी मात्रा खानी है इस रसायन की कि जिससे कि भोजन की मात्रा में रुकावट ना हो, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये वाला, ठीक है, न रुंध्यात आहारम एकम मात्रा जरा प्रति, यानी उतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सकें, ठीक है। फिर वेखानस वाला है कि वेखानस बाल खिले तथा अन्य तपस्विनी खाकर अनंत काल तक आयु का उपभोग करते रहे और अपने जीर्ण शरीर को छोड़कर मृत्यु श्रेष्ठ तरुण अवस्था को प्राप्त किए थे। इसको खाने से क्या हुआ था, वेखानस बाल खिल्या च अन्य तपोधना। आपको ये कोटेशन दे सकते हैं कि वेखानस बाल खिले किसमें आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रथम ब्रह्म रसायन में आता है। वित्त तंद्रा क्लम श्वासा निर आतंका समाहिता, ठीक है। इसमें तंद्रा कलम और श्वास रोग से रहित, सावधान होकर, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें उसको नहीं आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में है मेधा स्मृति बल अपिता अचिरात्रम तपोधना, मतलब रात्रि में अच्छी मेधा से स्मृति से बल से वो क्या करते हैं, तप करने लग जाते हैं पूरी रात इसको खाने के बाद। दीर्घम आयुष्य, उसके बाद में इससे क्या होता है कि दीर्घ आयुष्य की कामना से इस ब्रह्म रसायन का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से दीर्घ आयु, श्रेष्ठ तरुण अवस्था और अन्य मनोभिलषित कार्य सिद्ध होता है, ठीक है। तो नॉर्मली देखो हमको क्या याद करना है कि 5 पंचमूल होते हैं। इसमें 5 पंचमूल कौन से होते हैं, बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, ठीक है, पुनर्नवा पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, तृण पंचमूल। जिसमें आपका लघु पंचमूल में क्या क्या होता है आपको वो बताना है, ठीक है। ऋषपर्णी, शालपर्णी, उसके बाद में हमारे पास है बृहदी कटकारी और मोक्षुल। फिर उसके बाद में हमारे पास है कि बृहद पंचमूल में क्या क्या आता है। बृहद पंचमूल में शोनाक, पाटला, गुलबारी, बेलवा, नीम वगैरह जो भी है वो सब आता है। फिर पुनर्नवादी पंचमूल में क्या आता है, पुनर्नवादी पंचमूल में पुनर्नव आता है, बला आती है, माश, पर्णी, रुद्रपर्णी आता है। फिर उसके बाद में एरंडी चढ़ाती है। और उसके बाद में जीवनीय पंचमूल में क्या आता है, जीवंती, ऋषपक, मेधा और शतावरी और जीवक, जीवंती, ऋषपक, मेधा और शतावरी। फिर पुष्पाश, नलदर, कार्डेक्षु जो आता है वो तब पंचमूल में आता है, फिर पंचमूल में आता है। फिर आपको याद रखना है कि इसमें हरी की कितनी है, 1000 है, आंवला की कितनी है, 3000 है। फिर उसके बाद में आपको आता है कि पानी कितना लेना चाहिए, 10 गुना लेना चाहिए। आपको अगर ये याद रखना है कि तेल कितना होना चाहिए, सभी अच्छे से आप देख लेना। इसमें तांबे का पात्र लेते हैं, ठीक है। शूद्र प्रमाण और स्नेह का अर्ध क्या, मधु होता है, मधु 2.5 होता है, स्नेह और शूद्र का। फिर उसके बाद में है कि इसमें इतनी ही मात्रा में लेना चाहिए कि जितनी मात्रा में पच सके। उसके बाद वेखानस बाल खिल्य च अन्य तपोधना। फिर उसके बाद में वित्त तंद्रा कलम श्वासा निरातंका समाहिता मेधा स्मृति बल अपिता अचिरात्रम तपोधना दीर्घम आयु वैशम कामा श्रेष्ठा समोषति। बस इतना इसमें रखना और कुछ याद नहीं रखना। आगे लिख लेना कि रूप की ज्योति उसकी 7 जातियाँ होती है।
फिर हमारे पास है द्वितीय रसायन। द्वितीय रसायन में कुछ याद रखना है आपको, हिंदी रीड करनी है तो प्लीज़ हिंदी रीड कर लेना, बाकी इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये याद रखना है आपको कि इसमें आंवला कितने लेना है, 1000 आंवला लेना है, ठीक है। और पिष्ट श्वेदन यंत्र विधि से उबाल लेना है। पिष्ट श्वेदन यानी कि द्वितीय ब्रह्म रसायन में आंवले कितने हैं, 1000 है। प्रथम ब्रह्म रसायन में आंवला कितना था, 3000 था। इसमें कितना है, 1000 है, ठीक है। और कौन सी विधि से उसको श्वेदन कर रहे हैं, पिष्ट श्वेदन यंत्र विधि से। फिर आपको इसमें याद रखना है कि कनक रजत ताम्र प्रवाल, ठीक है, काल अयस कालयश चूर्ण अष्टभागम संयुक्तम अर्धकश हृदय, मतलब सुवर्ण रजत ताम्र प्रवाल भस्म उत्तम लोहे का चूर्ण। इन पांचों का चूर्ण सभी चूर्णों के अष्टमांश मिला करके सुरक्षित कर लेना है। अष्टमांश क्या होता है, ये ना जितने भी हमने चूर्ण लिए हैं उसका अष्टमांश हमको स्वर्ण रजत तांबा प्रवाल और उत्तम लोहा इन सब का चूर्ण लेना है, ठीक है। और इसमें भावना किसकी देते हैं, आपको ये भी याद रखना कि भावना किसकी देते हैं। इसमें देते हैं गेंग्रेन के स्वरस से। गेंग्रेन नॉर्मली किसको बोलते हैं, नागबला, ठीक है। और कितना हम लेते हैं, 1 तोला, मतलब हम स्टार्टिंग करते हैं 1 तोला से, 1 तोला हमको बढ़ाना है, ठीक है। और इतनी बढ़ाना है जितने भी हम खा सकें, बस। समझ में आया कि नहीं आया। द्वितीय ब्रह्म रसायन में कितने आंवले हैं, 1000 आंवले हैं। कौन से श्वेदन किससे श्वेदन करते हैं, पिष्ट श्वेदन यंत्र विधि से करते हैं। किसके स्वरस की भावना देनी है, गेंग्रेन की। गेंग्रेन किसको बोलते हैं, नागबला को बोलते हैं। फिर उसके बाद में है कि कनक रजत तांबा प्रवाल लोहा इन सब का चूर्ण कितना लेना है, बाकी चूर्णों का अष्टमांश। और द्वितीय ब्रह्म रसायन की मात्रा कितनी होती है, 1 तोला, 1 अक्ष, स्टार्टिंग 1 और उसके बाद में बढ़ाते जाना है। ब्रह्म रसायन से लाभ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म रसायन से लाभ क्या है। इसमें ब्रह्म रसायन दोनों आते हैं, प्रथम और द्वितीय। भवत्ते रोगो दीर्घायु प्रयुंजान महाबलम। भवत्ते रोगो दीर्घायु प्रयुंजानो महाबल है। भवत्ते रोगो दीर्घायु प्रयुंजान महाबल है, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति जो होता है रोग रहित होता है, दीर्घायु होता है और महाबलवान होता है। किसके सेवन से, ब्रह्म रसायन के सेवन से। ब्रह्म रसायन के सेवन से क्या होता है, रोग रहित होता है, दीर्घायु होता है और महाबलवान होता है। फिर है श्रुतम धार्यते शत्वम आशम चाश्य प्रवर्तिते, ठीक है। इससे क्या होता है, व्यक्ति श्रुत सुनने की क्षमता, धारण, ठीक है। सत्वम आश मतलब जो पराक्रमी है उनके बारे में बताता है। धरणीधर सारस्य वायुनाम सम विक्रम। तो श्रुतम जो सुनता है उसको धारण करता है, ठीक है। और सत्वम आश्रम, सत्वम आश्रम मतलब जो ऋषि है उसकी तरह उनका जो नेचर है जो भी है वो सत्व गुण से प्रधान हो जाता है। धरणीधर सारस्य, ये किसकी तरह, पर्वत की तरह क्या होता है, एक जगह दृढ़ हो जाता है, ठीक है। सार वो है उसके समान दृढ़ हो जाता है, वायु के समान पराक्रमी हो जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ भी है, देखो श्रुतम धार्यते मतलब जो कुछ अध्ययन करता है या फिर श्रवण करता है उसे धारण कर लेता है। ऋषियों के समान उसका रजतम से रहित शत्रुगुण प्रधान हो जाता है। इसका प्रयोग करने से व्यक्ति पर्वत के समान या फिर लोहे के समान दृढ़ हो जाता है। वायु के समान पराक्रमी और अज्ञात स्थान में विष का भक्षण कर जाए तो उसके शरीर में विष का प्रभाव नहीं होता है।
भवत्ति रोगो दीर्घायु विमुञ्जान महाबलम श्रुतम धार्यते शतमाश्चास्य प्रवर्तते उदरणी सारस्य वायुनाम संविक्रम। ये है हमारे पास में द्रव्य रसायन से लाभ। फिर हमारे पास आता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में देख लो क्या क्या आपको याद रखना है। च्यवनप्राश बनाना नहीं है, सिर्फ याद करना है, तो उसके बेसिक उसके अकॉर्डिंग याद करना, ठीक है। हाँ, हिंदी आप पढ़ लेना, इसमें क्या क्या ड्रग्स है एडिड है, एक एक पल लेना है सारे ड्रग्स को, ठीक है। और एक एक पल सारी ड्रग्स को लेना है, एक द्रोण जल में डाल के क्वाथ बनाना है, ठीक है। और 500 ताजे आंवले को लेने हैं। पूछ सकता है ना इसमें, बाकी में पूछा तो इसमें क्यों नहीं पूछेगा। 500 आंवला इसमें है। सारे ड्रग्स एक एक पल है, एक द्रोण जल है। ये मेन एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, यही मौका मिल रहा है ना उसको कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए पीजीटी करवाते हैं लोग। ठीक है। 6 पल घुघरित, 6 पल तिल का तेल, 6 पल मधु, 4 पल वंशलोचन, 2 पल पीपर। वैसे स्नेह की मात्रा भी सेम है, युद्ध की मात्रा भी सेम है, मधु की मात्रा भी सेम है, तीनों का सेम। इसमें लिखा हुआ है ना, षटपल मधु, 6 पल मधु है, चतुष्पल तुक्षरी है, 4 पल वंशलोचन है, पिपली द्वयम, 2 पल पिपली है, पलम एकम निदग्धा निदेद्यवच, ठीक है। नाकेसर 1 पल है। ये सब छोड़ो, उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट है परम मुक्तो रसायनम। च्यवनप्राश जो है वो परम मुक्तो रसायन है। क्या है? परम मुक्तो रसायनम। उत्तम रसायन। फिर देखो च्यवनप्राश के गुण है कि देखो नॉर्मली हम च्यवनप्राश को कब खाते हैं? सर्दियों के मौसम में खाते हैं, जब खांसी जुकाम हो जाता है उस टाइम खाते हैं ना। हाँ, तो उसको याद में रखते हुए हम ये चीज़ याद रखेंगे, खांसी रिलेटेड जो भी डिजीज़ है उससे। काश श्वास हर चीज, खांसी में श्वास लेने में दिक्कत हो उसको। क्षीण शतानाम वृद्धनाम, जिन वृद्धों का जो शब्द से क्षीण हो गया हो उनमें। बालानाम अंगवर्धनम, बालक है उसके अंग को बढ़ाने वाला होता है। हृदय रोगम वात शोणितम, हृदय रोग और वात शोणित में अश्यम मात्रम परियुंजितम, ऐसी मात्रा लेनी चाहिए जो कि हम ग्रहण कर सकें। सेम हमने किससे पढ़ा था? बताओ, उत्तम ब्रह्म रसायन में पढ़ा था कि द्वितीय में पढ़ा था? उत्तम ब्रह्म रसायन में हमने पढ़ा था ना ये। फिर उसके बाद में है मेधा स्मृति कांति, स्त्रीषु प्रहर्षम परम अग्निव्रतम, जीर्ण अपि कूटि प्रवेशात् उच्चराकृतम। इतना ही याद करना है। इतनी मात्रा खिलाई जाती है कि भोजन की मात्रा में न्यूनता ना हो सके, उसमें रुकावट ना हो सके, न्यूनता ना हो सके, वो है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है कि जो च्यवनप्राश होता है वो काश श्वास हर होता है। क्षीण शतानाम वृद्धनाम बालानाम अंगवर्धनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालानाम च अंगवर्धनम, ये महापरिषद ग्रंथ में भी आता है, ये नोट कर लेना। ठीक है, बालानाम च अंगवर्धनानाम हृदय रोगम वात शोणितम। ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेधा स्मृति कांति किस में आता है? मेधा स्मृति कांति तो ये च्यवनप्राश में आता है। स्त्रीषु प्रहर्षम, ठीक है। परम अग्निवृत्ति, इससे अग्नि बढ़ती है, परम अग्निवृत्ति। फिर है जीर्णो अपि कूटि प्रवेशात्, कूटि प्रवेश विधि से हम इसका यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें ये हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास है आम्लक रसायन। आम्लक रसायन में ऐसा कुछ याद करना नहीं है, तो उसको छोड़ ही देते हैं।
हाँ, पर इसमें आपका ना ये वाली चीज़ें याद रखना है कि ये जो आम्लक रसायन हम लेंगे तो उस समय अन्न का सेवन नहीं करना है, सिर्फ दूध पे ही, दूध वाले टाइप पे ही हमको प्रेजेंट रहना है, मतलब वो ही खाना है और कुछ नहीं है। आम्लक रसायन में अन्न का सेवन नहीं करना है। फिर है हरितिकादि रसायन। हरितिकादि रसायन में भी आपको इतना याद नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि इसमें त्रिफला होता है। हरितिकादि रसायन में सिर्फ हरित की नहीं होती है, इसमें तीनों चीज़ होती है, हरड़ आंवला बहेड़ा तीनों होता है, पाँचों पंचमूल होते हैं, पिपली होता है और मधुक और मधु तीनों होते हैं, दोनों होते हैं, मुलाठी होता है, महुआ होता है, दोनों। ठीक है, हरितिकादि रसायन में क्या होता है, पाँचों पंचमूल होता है, त्रिफला भी होती है, पिपली वगैरह होता है। ये छोटा सा है ना पंचमूल रिव्यू है। देखो आगे मैं बताऊँ, जो पंचमूल रिव्यू है वो आता है हरितिकादि योग में। हम आगे पंचमूल पढ़ेंगे, उसमें पंचमूल रस आता है। और ब्रह्म रसायन में हमने क्या देखा था, पंचमूल महाकाली। आपको अगर कुछ याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो पंचगुणाम भागानाम, ठीक है। हाँ यार, क्रॉस मैचिंग वाले इसमें क्वेश्चन दे देते हैं, उनका दिमाग कब से रमचा है हमको क्या पता। एग्जामिनर का जो एग्ज़ाम पेपर बनाता हो, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हरितिकादि योग। हरितिकादि योग में भी इतना कुछ याद नहीं करना है, बस इतना याद करना है कि इसमें आंवला चूर्ण 100 बार भावित आंवला चूर्ण होता है, ठीक है। और 1/4 इसमें लोहा चूर्ण मिला हुआ होता है और 1 तोला की मात्रा में इसको प्रतिदिन कूटी प्रावेशिक विधि से सेवन करना है, ठीक है। हरितिकादि योग है, इसमें हमको कितना लेना है, 1 तोला लेना है, 1 कश लेना है, 1 अक्ष, जो भी है तीनों सेम ही है। मॉर्निंग में लेना है, कुटी प्रावेशिक विधि से लेना है। इसमें आंवला कितनी बार होता है, 100 बार भावित होता है। और इसमें ये भी आता है कि त्रिवर्षम प्रयोगात, 3 वर्ष तक इसका कंटिन्यूस हम अगर यूज़ करें तो व्यक्ति जो होता है वो 100 साल तक जीता है, ठीक है। 3 वर्ष तक इसका यूज़ करें तो व्यक्ति जो होता है वो 100 साल तक जीता है, बस। और इसमें कुछ याद नहीं है, बाकी आपको हिंदी पढ़ लेना। ये आपको रेफरेंस बता सकता है कि यथा अमृणाम अमृतम यथा भोगवता शुद्धम, जिस प्रकार से देवताओं के लिए अमृत है और नागों के लिए शुद्ध है, उसी प्रकार से महर्षियों के लिए रसायन विधि का सेवन था। तो रेफरेंस से पूछ सकता है कि ये किसके लिए बताया गया है, वाचीकरण के लिए बताया गया है कि रसायन के लिए बताया गया है। तो आपको लिखना पड़ेगा ये रसायन के लिए, कि जिस प्रकार से देवताओं के लिए अमृत है और भोगवता यानी कि नाग के लिए शुद्ध है, ठीक है। फिर उसके बाद न जराम न च दुर्बल्यम न आतुर्यम निधनम च न च, ठीक है। जगतम वर्ष सहस्राणी, यानी कि न जरा, जरा नहीं वृद्धावस्था, न ही दुर्बल, न ही रोग, ठीक है, और न ही मृत्यु, निधन, ठीक है। और हजारों वर्षों की आयु का उपभोग करता है, किससे, रसायन विधि के सेवन से। फिर न केवलम दीर्घम इहा आयुर अश्नुते रसायनम यो विधिवत निषेवते, यानी कि विधिपूर्वक रसायन का जो प्रयोग करता है, ठीक है, उससे केवल दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, ठीक है। उससे क्या क्या होता है, देवता ऋषियों से सेवित उत्तम गति को प्राप्त होता है, अक्षर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। ये रसायन है, ये रसायन के बारे में लिखा है रसायन। तो हमने ये जो पाठ पढ़ा अभी आम्ल की है, इसमें कितने हमने योग पढ़े, 6। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से योग पढ़े थे हमने शुरू हरित के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने प्रथम ब्रह्म रसायन पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था सेकेंड वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था च्यवनप्राश है, फिर उसके बाद में हमने आम्लक रसायन पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था हरित की रसायन,
फिर हर इत्यादि योग पढ़ा था, मुझे नहीं याद आ रहा क्या। देखो हर इत्यादि योग है छठा, हरित की रसायन है पांचवा, आम्लक रसायन है चौथा, चवनप्राश है तीसरा। उससे पहले दो हमने प्रथम और द्वितीय प्रदर्शन पढ़ा। नेक्स्ट में मैं कमेंट बॉक्स में कुछ आपको क्वेश्चन लिख के दूँगी, उसके बाद में आपको बताना है। नेक्स्ट में सिर्फ यही होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बता दूँगी। तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर मैं दूँगी, मैं हूँ देने वाली, तो मैं दूँगी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या करूँगी, आंसर ही दूँगी ना मैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।